सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। और गाउस के अनुप्रयोग के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो था किसी अनंत छड़ की वजह से, या आप कह सकते हैं किसी आवेशित तार की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है गाउस के नियम की मदद से हम किसी पट्टिका पर या फिर आप कह सकते हैं किसी द्विविमीय आकृति पर जो है हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र, उसकी वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, किसी पट्टिका की वजह से या किसी द्विविमीय आकृति की वजह से कह सकते हैं आप, ठीक है, पट्टिका कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि कोई परत है उसकी वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यह जो पट्टिका है यह भी अनंत रूप से फैली हुई है। तो अगर आपने जो इससे पहले वाला जो हमने जो टॉपिक देखा था या जो हमने टॉपिक समझा था जो कि था अनंत छड़ की वजह से या आवेशित तार की वजह से विद्युत क्षेत्र, किसकी मदद से, गाउस के नियम की मदद से। तो अगर आपने वो वाला टॉपिक ढंग से समझा है तो इस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अगर नहीं समझा है तो एक बार उस टॉपिक को आप देख लीजिए, क्योंकि काफी मिलता जुलता है उसी से ये वाला टॉपिक भी, ठीक है। वही गाउसियन तल वगैरह हम मानेंगे, जैसा कि उसमें हमने बेलन माना था तो इसमें भी हम बेलन ही मानेंगे, तो काफी सिमिलर है। तो आप लोग जो है अपनी कॉपी किताब वगैरह निकाल लीजिए, पेन वगैरह के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे गाउस के अनुप्रयोग में द्वितीय अनुप्रयोग में हम किसी पट्टिका की मदद से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे या किसी पट्टिका की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे गाउस के नियम द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी किताब वगैरह निकाल लीजिए। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। और ये जो है गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग हम देख रहे हैं। पहला अनुप्रयोग जो है वो हमने आवेशित तार की वजह से, और अपरिमित आवेशित तार था एक, ठीक है, एक आवेशित तार की वजह से किसी बिंदु P पर हमने पिछली बार जो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आया था लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और अगर सदिश रूप में लिखें तो एक R वेक्टर भी हमने लगा दिया था। ये हमने पिछली बार आवेशित तार की वजह से या आप कह सकते हैं कि किसी अनंत रेखीय आवेश की वजह से, अनंत था ये, अनंत तक फैला हुआ था, इसकी वजह से हमने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ये ज्ञात किया था पिछली बार, किसके अनुप्रयोग द्वारा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये निकल के आया था डेरिवेशन से। आज बच्चों हम पिछली बार हमने एक सिंगल तार लिया था, एक जो विमीय तार था वो लिया था। एक विमीय का मतलब है ये सिर्फ एक दिशा में था, एक्स दिशा में। आज हम एक द्विविमीय आकृति लेंगे। द्विविमीय आकृति जो है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे ये एक परत ले ली हमने, अब देखो इसकी हेडिंग समझते हैं हम। हेडिंग का क्या मतलब है? अपरिमित का मतलब है कि ये अनंत तक फैली हुई है। अब यहां अनंत तक फैलने का क्या मतलब है? क्या दिखने में अनंत तक होनी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे अनंत तक फैली हुई है, चारों तरफ अनंत तक फैली हुई है, ये मतलब तो हो ही सकता है। लेकिन यहां अनंत तक फैलने का क्या मतलब है या अपरिमित का क्या मतलब है? यहाँ एक और मतलब है अनंत तक फैलने का या अपरिमित होने का, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी जब हमारा डेरिवेशन हल करेंगे तब हम समझाएंगे। बट उससे पहले ये देखो, समरूप आवेशित का मतलब क्या है कि इस पे जो आवेश है वो समान रूप से वितरित हैं, समान रूप से फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं तो आवेश ज्यादा है या कहीं तो आवेश का घनत्व अधिक है, कहीं आवेश का घनत्व कम है, ऐसा नहीं है। सब पूरी परत पर सब और समान रूप से आवेश जो है वो फैले हुए हैं, तो समरूप आवेशित है। आपको याद होगा जब मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार की वजह से जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करवाया था, उससे शुरू में, उस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक समान होनी चाहिए। पहला पॉइंट यही था कि E जो है वो एक समान होना चाहिए। अब E एक समान कब होगा? E एक समान तब होगा जब आवेश समरूप होगा, सब जगह एक जैसा आवेश होगा। कहीं आवेश ज्यादा होगा और कहीं कम होगा। जहां ज्यादा आवेश होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाएगा और जहां कम आवेश होगा वहां विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो एक समान अगर आपको
विद्युत क्षेत्र चाहिए तो उसके लिए आवेश समरूप होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, इसको सत्य करने के लिए ये चीज का होना आवश्यक है कि समरूप आवेशित हो। समरूप आवेशित होगी तो विद्युत क्षेत्र समान होगा। तो पहला पॉइंट यही था उसका। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि भैया जो हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं और जो विद्युत क्षेत्र लेते हैं, इन दोनों के मध्य कोण या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, मतलब या तो ये समांतर हो या एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। समझ में आ गई बात? ये दो चीजें, दो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे पिछली बार। पहला पॉइंट था विद्युत क्षेत्र सब जगह समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो कोण है वो या तो 0 डिग्री मतलब वो समांतर हो या तो दोनों आपस में, या 90 डिग्री हो मतलब वो एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है बच्चों? चलिए, तो अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। तो हमें क्या याद करना है? समरूप आवेशित। समरूप समझ गए आप? समरूप आवेशित का मतलब है चारों ओर आवेश जो है वो समान रूप से फैला हुआ है। अचालक परत, अचालक का क्या मतलब है? यहाँ पे अचालक का मतलब ये है कि इस परत पे हम सिर्फ आगे की ओर ही आवेश ले रहे हैं, पीछे की ओर आवेश नहीं ले रहे हैं। तो ये अचालक हो गई। यह क्या हो गई? अचालक परत हो गई। बात आई समझ में? यह परत कैसी हो गई? अचालक, क्योंकि हम इसमें सिर्फ आगे की ओर आवेश ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंगल, बिल्कुल सिंगल। ठीक है, एक ऐसी परत बनाऊं मैं, मान लो त्रिविमीय, एक परत थोड़ी ऐसी बनाऊं, मान लो कुछ इस तरह की परत है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों है। तो इस परत में देखो, मैं आप बीच में कोई परत लूं, इसके बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीच से काटते हुए, और उसमें आगे भी मैं आवेश लगा दूं और पीछे भी उसके आवेश लगा दूं, तो वो तो बन जाएगी फिर चालक परत। वो कौन सी परत बन जाएगी? चालक। ये अचालक है, वो चालक बन जाएगी। हम चालक का भी पढ़ेंगे, दो टॉपिक कवर करेंगे आज हम। पहले अचालक परत की वजह से, फिर चालक परत की वजह से। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, अचालक का मतलब क्या है? अचालक का मतलब है सिंगल लेयर है, ना आगे इसके कुछ है ना पीछे इसके कुछ है, ना आगे की ओर कोई दूसरी परत है ना पीछे की ओर दूसरी परत है, ना ही इसके आगे कोई ऐसी परत है जो आवेशित हो, ना ही इसके पीछे ऐसी कोई परत है जो आवेशित हो। ये सिंगल है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये अचालक है, अचालक परत है ये। बस आवेश इसी पे है, इसी सरफेस पे है। समझ में आ गई बात आप लोगों के? ठीक है, तो यह एक अचालक परत है। आ गई बात समझ में? अब अचालक परत का सीधा सा मतलब मैंने आपको बता दिया, ना तो उसके आगे की ओर आवेश है ना पीछे की ओर आवेश है, सिर्फ इस परत पे आवेश है, सिंगल लेयर पे। ठीक है, एक ही लेयर है ये, सिंगल। चलिए, तो ये अचालक परत हो गई। इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है आपको। इसके कारण आपको अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो देखिए, हम गॉस के नियम की गॉस के नियम की मदद लेंगे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करेंगे तो हम। तो देखो, गॉस के नियम की मदद से हम किस प्रकार से इसको जो है हल करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो इसने अपरिमित कहा है, तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि ये अनंत तक फैली हुई है। अभी इसका मतलब क्या है ये मैं समझाऊंगा। अनंत तक फैली हुई है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको क्या करना है? इस अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस अचालक परत के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु लूंगा P, और इस बिंदु P पर मैं इस अचालक परत की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा। फिर से बोल रहा हूं, मैंने इस अचालक परत से r दूरी पर स्थित एक बिंदु लिया P, और इस अचालक परत की वजह से मैं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा। किसकी मदद से? गाउस के नियम की मदद से। गाउस के नियम से। समझ में आ गई क्या बात आप सभी को? बात आ गई आप सभी को समझ में? ठीक है, कैसे करूंगा? देखो, मैं इसमें क्या करूंगा, जैसा कि आपको पता है गाउस का नियम केवल बंद आकृति पे लगता है, केवल त्रिविमीय आकृति पे ही आप गाउस का नियम लगा सकते हो। ये त्रिविमीय आकृति नहीं है, ये द्विविमीय आकृति है, ये बंद नहीं है। ठीक है, बंद आकृतियां मैंने बता रखी है कौन सी होती है, बेलन, घन, घनाभ,
गोला, शंकु, ये सब क्या है, बंद आकृतियां हैं। ये क्या है, ये बंद आकृति नहीं है, ये द्विविमीय आकृति है। तो गाउस के नियम के लिए आपको क्या चाहिए, एक बंद आकृति चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं इस अपरिमित का मतलब क्या है। इस अपरिमित का बड़ा छोटा सा मतलब है कि ये जो आपने दूरी ली है r, ये जो दूरी ली है ना r, या जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, बिंदु P, वो यहां से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। तो और मान लो ये जो आपने आकृति ली है, ये जो आपने आकृति ली है, इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ लंबाई चौड़ाई होगी। बेसिकली इस परत की कुछ विमाएं होंगी, इस परत की कुछ विमाएं होंगी, लंबाई और चौड़ाई। तो ये जो हमने दूरी ली है r जो दूरी है वो बहुत छोटी है, किससे, परत की विमाओं से, परत की विमाओं से। बात आ गई क्या, बात समझ में आ गई आपको। बेसिकली यहां अपरिमित का मतलब यह है कि ये जो दूरी है ना r, ये जो दूरी ले रहे हो आप r, या जिस बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो वह बिंदु बहुत कम दूरी पर स्थित है, मतलब ये इसके बहुत पास स्थित है, यह इसके बहुत ही पास स्थित है। तो जब ये बिंदु इसके बहुत पास स्थित है तो इसके लिए तो ये क्षेत्र बहुत अनंत हो जाएगा। फिर कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो उदाहरण के लिए समझाता हूं मैं आपको कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और यहां एक व्यक्ति खड़ा है। अब बिल्डिंग है कहीं बॉम्बे में और मान लो 30 मंजिला इमारत है, 30 मंजिला इमारत है, 30 जो है इसमें फ्लोर्स है, 30 फ्लोर्स हैं इसमें। अब अगर ये व्यक्ति इस इमारत से बहुत दूर खड़ा है तो ये इमारत इसको छोटी लगेगी, ये इमारत इसको छोटी दिखेगी, दिखने में इसको कैसी लगेगी, छोटी। पर यही व्यक्ति अगर यहां आके बिल्कुल इसके नीचे आके खड़ा हो जाएगा तो ये इमारत इसके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अनंत हो जाएगी एक तरीके से। एक चींटी लूं मैं, एक चींटी अगर इस व्हाइट बोर्ड पे चल रही है तो ये जो व्हाइट बोर्ड है उस चींटी के लिए, मान लो यहां कोई चींटी चल रही है, छोटी सी चींटी बिल्कुल, उसके लिए ये व्हाइट बोर्ड जो है उस चींटी के लिए एक अनंत तल हो जाएगा, बहुत बड़ा तल हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात। इसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं ना कुएं का मेंढक, जो कुएं का मेंढक होता है उसके लिए पूरी दुनिया उस कुएं में ही समाई होती है, उसके लिए कुएं से बाहर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसी प्रकार जब कोई बिंदु आप बिल्कुल इसके पास ले रहे हो, अब ये क्या हमारा चित्र सही बना रहे इसलिए मैंने r दूरी ऐसी दिखाई है, बट वास्तव में इसकी लंबाई चौड़ाई के मुकाबले ये जो r दूरी है ये बहुत कम है। तो ये बिंदु यहाँ बहुत पास है, इसके बिल्कुल नजदीक है, और ये बिंदु अगर इसके बहुत पास है तो उस बिंदु के लिए फिर यह जो तल होगा या ये जो परत होगी वो कैसी होगी, अपरिमित होगी, बहुत बड़ी होगी, अनंत तक फैली हुई होगी। ठीक है, और ये बिंदु बहुत दूर होगा तो इसके लिए ये परत फिर बहुत छोटी हो जाएगी इसके संदर्भ में। जैसे व्यक्ति जब यहां खड़ा था तो बिल्डिंग बहुत छोटी नजर आ रही है, इसको छोटी नजर आएगी दूर से देखने पर, और पास आके खड़ा हो जाएगा बिल्कुल तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी उसके लिए। तो बेसिकली यहां पे अपरिमित का मतलब ये है। बात आ गई होगी आप लोगों के समझ में आ गई है बात। तो आप ये मान के चलना, हालांकि आपकी बुक में इस चीज को कहीं दिया हुआ नहीं है, आपकी बुक में इसको वैसे कहीं नहीं बताया है अलग से, बट आपको ये समझते हुए चलना है कि जब आप इस डेरिवेशन को करेंगे तो आपको ये मानते हुए चलना है कि जिस बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो उसकी इस परत से दूरी जो है वो बहुत छोटी है, इसकी इस परत से दूरी बहुत कम है। किसके संदर्भ में, इसकी लंबाई चौड़ाई या इसकी विमाओं के संदर्भ में। मान लो लंबाई चौड़ाई जो है इसकी समान हो, अगर ये वर्ग हो या फिर ये एक आयत हो तो वो जो लंबाई चौड़ाई है इसकी, मतलब जो इसकी भुजाओं की लंबाई है वो जो है वो इस r से बहुत बड़ी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इस दूरी से बहुत बड़ी है, मतलब ये जो है बहुत छोटा है। कुल मिला के बात ये है अपरिमित की। ठीक है बच्चों, एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको फिजिक्स को डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, बिना रटे पढ़ना है, तो एक बहुत अच्छी बुक आती है SC वर्मा की, वो बुक आप सबके पास होनी चाहिए। और उसमें जो है आपका
2 बुक्स आती है उसकी एक साथ, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से, और उसमें आपका जो है पूरा 11th और 12th दोनों का कवर हो जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आने लग गई है वो बुक, इंग्लिश मीडियम में तो पहले से ही आती है, बट अब हिंदी मीडियम में भी आने लग गई है, तो वो बुक आप परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपरिमित का मतलब ये था। चलिए अब हमारे टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इस परत के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, किसकी मदद से? गाउस के नियम से। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि भैया गाउस का जो नियम है वो तो केवल एक बंद आकृति पे लगता है, तो बंद आकृति बनानी पड़ेगी हमें। यहां बंद आकृति हम यहां क्या बनाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। आपके कोर्स में मुख्यतः 2 प्रकार की ही बंद आकृतियां बताई गई है, एक तो बेलन और एक गोला। हालांकि इसको बंद आकृति तो हम कुछ भी मान सकते हैं, घन भी मान सकते हैं, घनाभ भी मान सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए यहां पे हम बंद आकृति जो लेंगे वो बेलन लेंगे। और आपके कोर्स में 2 ही प्रकार की बंद आकृतियां या गाउसियन जो तल है वो माने गए हैं, एक बेलन माना गया है और एक गोला। ठीक है, पिछले वाले टॉपिक में भी हमने बेलन माना था, इस वाले टॉपिक में भी हम बेलन मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे हमें इस बिंदु पर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके चारों ओर समान रूप से, इसके चारों ओर सममित रूप से, समान रूप से फैली हुई कोई गाउसियन तल मानूंगा, कोई बंद आकृति मानूंगा। अब क्या मानूंगा, जैसा कि मैंने बताया बेलन मानूंगा, तो मैं यहां क्या करूंगा, एक बेलन काटूंगा। अब देखो बच्चों, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना, हालांकि यहाँ पे एक 3D इमेज भी आ जाएगी। बेलन जो है इसको यूं काटता हुआ जाएगा, 3D इमेज में मैं दिखा दूंगा आपको। तो बेलन जो है वो बेसिकली इसको काटता हुआ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए बेलन कुछ इस तरीके से काटेगा इसको। ठीक है, यहां से मैंने माना था, यहां से ये r दूरी पर है, तो यहां से ये भी कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर ही होगा। ये l हटा देता हूं मैं कुछ देर के लिए, ये भी r दूरी पर ही होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं बेलन की कुल लंबाई टोटल कितनी हो गई, 2r हो गई। बेलन की टोटल लंबाई यहां लिख देता हूं मैं 2r हो गई बेलन की टोटल लंबाई। r तो यहां से यहां तक और r ही यहां से यहां तक, और बेलन यह जो है इसको काटते हुए यूं बीच में से गया है। ठीक है, एक अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज इमेजिन करो, जैसे मान लो कोई पन्ना है या कोई कॉपी है, मैं कॉपी दे के उदाहरण से बताया था। जैसे बच्चों मान लो ये आपका वो तल था, सिर्फ बाहर वाली परत ले रहे हैं हम, क्योंकि अचालक परत लेनी है तो सिंगल परत की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक सिंगल पेज की बात कर रहा हूं, इसकी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसको कोई बेलन यूं काटता हुआ चल जाए बीच में से, तो वो कुछ इस तरह की आकृति मैंने यहां बनाई है। समझ में आ गई बात? ये बेलन इसको काटता हुआ जा रहा है। अच्छा, बेलन क्यों बनाना पड़ा भाई? क्योंकि हमारे को क्या करना था, गाउस के नियम का प्रयोग करना था। गाउस के नियम से हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, और गाउस का नियम जो है वो सिर्फ किस पे लगता है, बंद आकृति पे। तो बंद आकृति हमें यहां बनानी थी, तो बंद आकृति बनाने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया। हालांकि अगर हम गाउस का नियम नहीं लगाते तो हमने जो साधारण विद्युत फ्लक्स का एक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते थे हम छोटे छोटे इसको क्षेत्रफलों में बांट के, और फिर उसकी मदद से हम विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए तो गाउस के नियम का इस्तेमाल करते हैं हम। और गाउस के नियम का सीधा सा फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है मैंने, गाउस का नियम जो है वह क्या होता है, गाउस का नियम होता है जो किसी तल की वजह से या किसी आकृति की वजह से, चाहे वो बंद आकृति हो चाहे खुली आकृति हो, कैसी भी हो, आपको उसको बनानी बाद में बंदी है अगर आप गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हो। तो गाउस का नियम क्या कहता है भाई, सिंपल सी बात कहता है गाउस का नियम कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, उस आकृति के अंदर जो आपने बंद आकृति ली है उसके अंदर जितना भी विद्युत आवेश है, Q अंत है मतलब अंदर की ओर, बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता है, आपका कुल फ्लक्स होता है। ये कौन कहता है, गाउस का नियम कहता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो इस गाउस के नियम से हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। गाउस के नियम के लिए हमें एक बंद आकृति लेनी पड़ती है, क्लोज्ड फिगर लेना पड़ता है, उसके लिए हमने क्या बना दिया, यहाँ एक
बेलन बना दिया। इतना सा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपका जो पीछे वाला जो आपने पढ़ा था, जो आपने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें जो हमने देखा था, बिल्कुल वही हम इसमें लागू करेंगे। आगे बात समझ में। वैसे तो हम विद्युत क्षेत्र जो है निकालने के कई तरीके होते हैं, बट सबसे आसान गाउस का नियम ही होता है। गाउस के नियम से निकाला जा सकता है, इसलिए हम गाउस के नियम का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु लिया P, और इधर भी r दूरी ली हमने, और एक बंद आकृति बेलन बना दिया। यहां से यहां तक 2r हो गई, यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, तो बेलन की टोटल लंबाई 2r हो गई। आगे बात समझ में। इसके बाद हमने जो है आपको, अब देखिए इसमें क्या है, हमें क्या लगाना है, गाउस का नियम लगाना है। ठीक है, तो देखो गाउस का नियम अगर हम लगाएंगे तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब वही हमारा जो हमने जो फर्स्ट वाले टॉपिक में करा था, हम क्या करेंगे, इस गाउसियन तल की अंदर सबसे पहले ये जो हमारा बेलन है या जो गाउसियन पृष्ठ है, इसमें की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। हम पहले फ्लक्स ज्ञात करेंगे कि कुल फ्लक्स क्या आएगा। तो देखो इस बेलन के 3 पृष्ठ बता सकता हूं मैं। जैसे ये बेलन है तो 3 पृष्ठ होंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला और एक घुमा हुआ, जो चारों तरफ घुमा हुआ पृष्ठ है। तो एक तो ये हो गया ऊपर वाला, इसको मैं मान लेता हूं S1 क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है S2, और ये जो घुमा हुआ है पूरा, इसका क्षेत्रफल मैं, ये इसका जो क्षेत्रफल है उसे मैं मान लेता हूं S3। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बात इसमें और है, ये जैसे पृष्ठ है आपका, इस पृष्ठ की वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगा, प्लस, आपको पता है प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और माइनस की वजह से अंदर की ओर होता है। तो यहां प्लस आवेश लिया है मैंने, अगर माइनस लेता तो अंदर की ओर ले लेता, क्योंकि प्लस लिया है तो बाहर की ओर लूंगा। तो विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में होगा, इस बिंदु P पर। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी बाहर की ओर होता है तो इस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गई बात। इधर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और इधर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र हो गया हमारा, ये बाहर की ओर हो गया E, और E एक समान है, एक समान मानना है हमें। ठीक है, इसलिए मैं E मान रहा हूं। E1, E2, E3 अलग अलग नाम क्यों नहीं दे रहा इनको, क्योंकि मैं शुरू में ही क्या मानता हूं, 2 पॉइंट मान के चलता हूं कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक तो समान, और एक विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, या तो 0 या 90। तो इसलिए मैंने E नाम दिया इन सबको। इसको भी E बोल रहा हूं मैं, इसको भी E बोल रहा हूं, इसको भी E बोल रहा हूं। E1, E2, E3 क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अलग अलग नहीं है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इस दिशा में होगा क्योंकि प्लस से बाहर की ओर जाता है, माइनस होता तो अंदर की ओर आता। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो S1 क्षेत्र है, यहां एक छोटा सा क्षेत्र लेता हूं मैं DS, यहां एक छोटा सा क्षेत्र लेता हूं, क्षेत्रफल लेता हूं DS। ठीक है, यहां भी एक छोटा सा क्षेत्रफल लेता हूं DS, इस वाले क्षेत्र पे भी, और इस पे भी एक छोटा सा क्षेत्रफल लेता हूं DS। 3 छोटे छोटे क्षेत्रफल, ये मैंने यहां पे ये ले लिया DS। ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल DS यहां लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल DS यहां लिया, और एक छोटा सा क्षेत्रफल DS मैंने यहां ले लिया। बात आ गई समझ में आप सबके। 3 क्षेत्रफल में ले लिए मैंने अलग अलग DS, और एक इस वाले क्षेत्र पे, एक इस वाले पे, और एक इस वाले पे। अब आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वह सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह है, इसके क्षेत्रफल U लंबवत होगा, तो इसलिए इसको ऐसे दिखाया है मैंने। इसके इधर लंबवत होगा, ठीक है, इस वाली सतह के लंबवत U होगा, 90 डिग्री का कोण U बनेगा, इधर बना दिया, और इस सतह के लंबवत U होगा, इसलिए मैंने DS यहां U बना दिया। ठीक है, अब मैं यहां क्या देख पा रहा हूं कि ये जो DS है, ये जो DS है, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ है। 2 चीजें हो सकती है, या तो विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा क्षेत्रफल, या विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। तो यहाँ पे DS की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, यहां भी DS और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, परंतु यहां DS तो उस U है और विद्युत क्षेत्र U है, तो यहां लंबवत है। ठीक है, तो यहां और यहां तो कोण 0 डिग्री है, और यहां कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये सब चीज हम पहले देख चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब मैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। पहले मैं यहां पे फ्लक्स निकालता हूं, कुल फ्लक्स क्या आएगा, तीनों
सतहों की वजह से, तीनों सतहों की वजह से कुल फ्लक्स क्या आएगा। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं डेरिवेशन, फिर आप या तो इस चित्र को बना लेना। फाई टोटल, देखो फाई टोटल या फाई कुल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स जो आएगा यहाँ पे इस पूरे, सिर्फ इस बंद गॉसियन पृष्ठ की वजह से पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, इस पूरे बंद गॉसियन पृष्ठ की वजह से, मतलब इस बेलन की वजह से जो कुल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, क्षेत्रफल 1 की वजह से फ्लक्स प्लस क्षेत्रफल 2 की वजह से फ्लक्स प्लस क्षेत्रफल 3 की वजह से फ्लक्स, क्योंकि 3 ही तो क्षेत्रफल है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल 1 की वजह से फ्लक्स, क्षेत्रफल 2 की वजह से फ्लक्स और क्षेत्रफल 3 की वजह से फ्लक्स, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्षेत्रफल 1 जो है, अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, वैसे मैंने आपको ई डी एस कॉस थीटा, गाउस के नियम से फ्लक्स होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, पर ये Q क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर वाला आवेश, ठीक है। और अगर हम साधारण तौर पे बात करें तो क्या होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो हम यही तो करते हैं, पहले तो साधारण फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर उसको गाउस के नियम से बदल देते हैं, ठीक है। तो फाई कुल कितना आएगा यहाँ पे, देखो S1 की वजह से क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो S1 पे क्षेत्रफल क्या है, ई ds था छोटा सा क्षेत्र, और इन दोनों के मध्य थीटा क्या बताया था मैंने जब आपको फ्लक्स समझाया था, तो थीटा जो होता है वो E और ds के मध्य कोण होता है, या E और ds के मध्य कोण कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए आ जाएगा ई ds cos 0 प्लस, थोड़ा छोटा लिख देता हूं इसको मैं, फाई कुल बराबर फाई S1 ई ds cos 0, ई ds cos 0, और ये तो क्या है, ये तो छोटे से क्षेत्र का या छोटे से एरिया का जो है फ्लक्स है, इस छोटे से ds का, पूरे पृष्ठ का कितना होगा, यहां तो हम पूरे पृष्ठ का निकाल रहे हैं, पूरे पृष्ठ का निकालना होता है तो हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है, पूरे पृष्ठ का निकालना होता है तो समाकलन कर देते हैं, और या तो यहाँ S1 लिख दो, S1 मतलब पूरे S1 पृष्ठ पे, या S1 नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पे ये लगा दो, उसका भी मतलब वही है, ठीक है, प्लस फाई S2 मतलब S2 पे जो फ्लक्स होगा, S2 पे फ्लक्स कितना होगा, ई ds cos 0 ही होगा, क्योंकि यहां भी E और ds के मध्य कोण कितना है 0 डिग्री, क्योंकि यहां भी E और ds जो है वो एक ही दिशा में है। बट ये तो छोटा सा क्षेत्र ds के लिए फ्लक्स आया, हमें तो पूरे S2 क्षेत्र पे निकालना है फ्लक्स, तो उसके लिए इसका क्या कर दो, वही समाकलन, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूं जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट कहीं आपको अगर इस तरह से मिल जाए तो समझ जाना वो बंद पृष्ठ की बात कर रहा है। S1 ये S2 के लिए, ठीक है, S1 ये S2 के लिए प्लस फाई S3 कितना होगा भाई, जो हमने S3 पृष्ठ लिया था घुमा हुआ पृष्ठ, उस पे जो छोटा सा क्षेत्र ds था उसकी वजह से तो क्या होगा ई ds, और इस बार ds और e के मध्य कोण कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ई ds cos 90 आएगा यहाँ पे, ई ds cos 90, और वही समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, कौन से पृष्ठ पर, S3 पृष्ठ पर। बात आ गई समझ में यहां तक, ठीक है। तो देखो यहां देखते हैं अब अपन कहां लिखे इसे, यहां लिख देता हूं, फाई कुल बराबर cos 0, आपको पता है क्या होता है, cos 0 होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0, तो cos 0 1, तो ये बन जाएगा eds, तो यह आ जाएगा समाकलन eds प्लस ये भी eds, तो ये भी eds आ जाएगा क्योंकि वो भी cos 0 है, और ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, समझ में आ गई बात। तो फाई कुल कितना आएगा, सिग्मा eds प्लस सिग्मा eds, 2 सिग्मा eds कर सकता हूं क्या, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूं, उससे पहले मैं ये करता हूं कि देखो समाकलन जो है उसके अंदर E जो है वो तो कांस्टेंट है,
ई तो हम सब जगह एक समान मानते हैं, पहले से ही हम 2 पॉइंट मानते हुए चल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र तो सब जगह समान माना जाएगा। तो ई समाकलन के चिन्ह के बाहर ले जाओ, क्या बचेगा, ds। इधर से भी ई समाकलन के चिन्ह के बाहर ले आओ, क्या बचेगा, ds, सॉरी ds बचेगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि फाई कुल कितना आ रहा है, फाई कुल कितना आ रहा है, फाई कुल आ रहा है, फाई कुल आ रहा है ds, ई तो ऐसे कैसे, और ds का समाकलन, अब ध्यान से देखना, ds का समाकलन, और ds कौन से पृष्ठ वाला लिया है, S1 वाला, S1 में ds का समाकलन। तो देखो ये ds का जब आप समाकलन करोगे तो छोटे छोटे डीएसओ को जब एक साथ समाकलित करोगे तो ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा, और ये पूरा क्षेत्र क्या माना था आपने, S1 ही तो माना था, तो इसे मैं S1 लिख देता हूं प्लस ई, फिर वापस यहां ds, ये ds किसका है, सेकंड वाले का, तो ये छोटे छोटे जो ds लोगे आप तो इस पूरे का क्षेत्र आ जाएगा। ये जो आपने इस वाले पृष्ठ पे छोटे छोटे ds है बहुत सारे, तो पूरा लोगे तो पूरा पृष्ठ आ जाएगा, और पूरा पृष्ठ क्या माना था आपने, S2, तो ES2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ES2। और आपको पता है S1 जो है वो S2 के बराबर होगा, क्योंकि किसी बेलन में ऊपर वाला क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र समान होता है, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या समान है। इस वृत्त का क्षेत्रफल भी वही पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, वही पाई आर स्क्वायर से इसका निकलेगा, क्योंकि बेलन में त्रिज्या ऊपर नीचे की समान होती है, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या समान होगी, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा दोनों वृत्तों का, तो S1 S2 के बराबर होगा, तो S1 S2 के बराबर है, तो इसको S के बराबर मान लेता हूं मैं। तो इसको आप ऐसा करो, नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। थोड़ा चित्र मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको नोट कर लो, लेकिन इसमें जो मेन चीज थी वो चित्र थी, क्योंकि डेरिवेशन तो पुराने वाले की तरह ही है, मेन तो चित्र समझने का ही था इसमें। तो चित्र को नोट कर लो आप, या इसको पूरे को एक बार नोट कर लो आप, फिर मैं इसको सिस्टमेटिकली छोटे रूप में बना देता हूँ साइड में, और फिर आपको आगे की डेरिवेशन बता देता हूँ। इसको नोट कर लो एक बार। तो बच्चों आपको मैं उम्मीद करता हूँ वो जो डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने जो इसको छोटे रूप में यहाँ बना दिया था, फिर हमने क्या कहा था कि हमने ये S1 S2 और S3 तीन क्षेत्र मान लिए थे, आगे का, ऊपर का, नीचे का और घुमा हुआ क्षेत्र। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे जो कुल फ्लक्स होगा वो S1 क्षेत्र पे फ्लक्स प्लस S2 क्षेत्र पे फ्लक्स प्लस S3 क्षेत्र पे फ्लक्स होगा। और फिर हमने बताया था S1 क्षेत्र पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, EDS cos 0, क्योंकि यहाँ E और DS के मध्य कोण 0 डिग्री था। S2 पे हमने बताया था EDS cos 0, और S3 पे हमने बताया था EDS cos 90। फिर हमने यहां से ज्ञात किया था ये आ जाएगा EDS, ये आ जाएगा EDS, और ये हो जाएगा 0। फिर हमने बताया था E तो कांस्टेंट है, जो विद्युत क्षेत्र है वो तो एक समान मानते हैं हम, तो वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाली चीज तो समाकलन के बाहर आ जाएगी। तो कुल फ्लक्स कितना आएगा, ये बचेगा E समाकलन ds प्लस E समाकलन ds, और इसको मैंने आपको बताया था क्या लिख सकता हूं, E ds का समाकलन S1, ds का समाकलन ये कौन सा था, S2, इसका लेगा तो पूरे का, छोटे छोटे ds लिए थे हमने यहाँ पे। तो ये कह रहा है इन सभी छोटे छोटे ds को अगर आप समाकलित कर दोगे, जोड़ दोगे एक साथ, तो बड़ा वाला क्षेत्र आ जाएगा पूरा, जो कि क्या माना था, इधर तो S1 और इधर S2, ठीक है। और ये वाला जो था ये 0 हो गया था, जो 90 वाला था। चलिए, फिर मैंने बताया था कि भाई S1 तो S2 के बराबर होता है, क्योंकि बेलन में ऊपर और नीचे वाला दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल समान होता है, तो इसको मैंने S के बराबर मान लिया। तो फाई कुल कितना आ जाएगा यहाँ पे, ES प्लस ES बराबर 2ES। तो कुल फ्लक्स कितना आ गया, 2ES आ गया। यहां तक तो हमने नोट कर लिया था। अब देखो गाउस का नियम क्या कहता है, क्योंकि लगाना तो हमें गाउस के नियम से है ना, तो गाउस के नियम का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो गाउस के नियम द्वारा कुल फ्लक्स कितना होता है भाई, या फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से देखना। फ्लक्स होता है Q अंतः टोटल जो आवेश है वो भी किसके अंदर, बंद आकृति के अंदर जो टोटल आवेश है, जिस गाउसियन सरफेस को जो आप मान रहे हो, जो जैसे यहाँ पे गाउसियन तल मैंने क्या माना है, ये बेलन माना है, तो इसके अंदर जितना आवेश है, ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गाउस के नियम द्वारा जो आपका कुल फ्लक्स आता है।
ठीक है, ये मान लो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब मैं कह सकता हूं कि ये भी फुल कुल फ्लक्स निकाला हमने, लेकिन ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला ईडीएस कॉस थीटा वाले से, और ये भी कुल फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, लेकिन ये गाउस के नियम से है, तो दोनों है तो कुल फ्लक्स ही ना, तो दोनों के बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी समान हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 व 2 से 1 व 2 से 1 व 2 से 2ES बराबर Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट। ये अंतः शब्द लिख दिया करो आप, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है जो गाउसियन तल है उसके अंदर की बात हो रही है, पूरी जो बंद आकृति है उसके अंदर जो आवेश है, Q अंतः मतलब बंद आकृति के अंदर जो टोटल आवेश है, बाहर से उसको मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 2ES बराबर Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर चुके हो, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये मैंने पहले नोट करवा दिया था। अब देखिए 2ES बराबर Q अंतः बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अंतः कौन सा लेते हैं हम? जो गाउसियन तल के अंदर आता है। अब गाउसियन तल तो ये है हमारा, ये गाउसियन तल है, ये पूरा ये बेलन गाउसियन तल है, और इस बेलन में आवेश कहां आ रहा है? आवेश तो यहां आ रहा है, इस जगह, इससे से ये जो आवेश है, ये जो प्लस वाला आवेश आ रहा है वो तो इतना ही है, यहां से लेके यहां तक, यही तो कुल आवेश आ रहा है हमारे गाउसियन तल में, हमारे बेलन में यही तो आवेश आ रहा है इतना, जो इस तल के ऊपर से हमको मिला, किसके अंदर? बेलन के अंदर। ठीक है, बट बेसिकली मैं आपको बताऊं फिर से, अगर मैं देखूं तो बड़े ध्यान से देखना, देखो ये आपका गाउसियन तल था, इसमें से मैंने बेलन घुसाया था अंदर, ठीक है, इस पे पूरे पे आवेश फैला हुआ था, लेकिन जब मैं इसके अंदर से बेलन घुसाऊंगा तो सिर्फ जितने हिस्से में वो बेलन जाएगा उतना ही तो आवेश बेलन पे माना जाएगा, बाकी आवेश तो बाहर की ओर है। गाउसियन तल पे कितना आवेश माना जाएगा? जितना वो वहां से गुजरेगा, जितना उसका घुमा हुआ पृष्ठ होगा, जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा, उतना ही जो है आप क्या मानोगे? इसका कुल आवेश मानोगे। Q अंतः क्या होगा? जो बेलन के अंदर आवेश आएगा, बस वो, बाहर वाले से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि गाउस के नियम में जो Q अंतः होता है वह बंद आकृति में मौजूद आवेश होता है, बाहर के आवेश से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, ये बाहर वाला जो आवेश है इससे मतलब नहीं है, कितना आवेश बेलन के अंदर आ रहा है बस उससे मतलब है आपको। बात आ गई समझ में आपको? तो वो देख लेते हैं हम वो कैसे निकाल। तो देखो पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें जब हम इस तरह से बनाया था, हमने उस पर भी एक बेलन बनाया था, तो उसमें क्या था? इस रेखा के अंदर जो आवेश आ रहा था, ये जो आवेश आ रहा था, बस यही आवेश तो बेलन में आ रहा था टोटल। तो ये निकालने के लिए हमने लैम्डा की सहायता ली थी। लैम्डा मतलब रैखिक आवेश आयतन। ठीक है, रैखिक आवेश आयतन को किसी दर्शाते हैं? लैम्डा से। मतलब 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश था, 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश था। बट अब यहां पे लंबाई तो है नहीं, यहां हमारे पास क्या है? पूरा पृष्ठ है, पूरा क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है, उसमें कितना आवेश आ रहा है? तो उसके लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे। सिग्मा क्या था? सिग्मा था हमारा पृष्ठीय, हमने पहले पढ़ा हुआ है, पृष्ठीय आवेश आयतन। मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कितना आवेश फैला हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर कितना आवेश फैला हुआ है, वही तो हमारा सिग्मा था। ठीक है, वही क्या था? हमारा सिग्मा था। बात आ गई समझ में? तो मैं मान लेता हूं कि जो सिग्मा है यहां पे वो क्या है? पृष्ठीय आवेश आयतन है, क्योंकि हमें क्या करना है? इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा है वो ज्ञात करना है। अब अगर हमें यह पता होता कि भाई इस पूरे पृष्ठ पर कितना आवेश है, तो हम निकाल सकते थे कि भाई पूरे में से इसको, ये जो बच रहा है इसको घटा दो। बट ये तो खुद ही कैसा है? अपरिमित है। तो इसमें कितना आवेश आएगा ये पूरे में हम तो ज्ञात कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? सिग्मा का। पिछले वाले में रेखा थी सीधी, तो रेखीय आवेश आयतन का इस्तेमाल किया था हमने। अब पृष्ठ है तो पृष्ठीय आवेश आयतन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सॉरी आयतन नहीं, घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
आयतन निकल गया मेरे मुंह से, घनत्व। पहले हमने किसका इस्तेमाल किया था, रेखीय आवेश घनत्व का, और अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व का, जिसे हमने किसके द्वारा दर्शाया था, सिग्मा के द्वारा दर्शाया था। जो किस चीज को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि भैया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितना आवेश है। तो देखो मान लो क्षेत्रफल है इसका एस ही माना था ये क्षेत्रफल आपने, ये घुमा हुआ क्षेत्र क्या माना था आपने, ये S1 ये S2, और दोनों को किसके बराबर माना था, S के। तो ये घुमा हुआ क्षेत्र भी क्या होगा, ये भी तो वृत्तीय है, ये भी क्या होगा, S। तो मान लो S क्षेत्र में Q आवेश है, S क्षेत्र में कितने आवेश है, Q। तो वो क्या आ गया, हमारा घनत्व आ गया, यहां से क्या आ गया, घनत्व। तो Q का मान क्या आ जाएगा यहां से, सिग्मा S। समझ में आ गई बात। बेलन में मैंने मान लिया कि Q आवेश है इस पृष्ठ में, तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा से। सिग्मा क्या आ जाएगा, Q बटे S। ठीक है, इतने क्षेत्रफल में इतना घनत्व, इतना आवेश है। समझ में आ गई बात, इतने क्षेत्रफल में इतना आवेश है, ये घनत्व है आवेश का। घनत्व पहले बता चुका हूं मैं कि आवेश कितने के पास पास है। तो यहां से सिग्मा का Q का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा S आ जाएगा। ठीक है, इस Q सिग्मा के मान, इस Q के मान को आप यहां रख दो Q अंतः की जगह, क्योंकि Q अंतः क्या है, बेलन के अंदर मौजूद आवेश, और बेलन के अंदर मौजूद आवेश हमने यहाँ Q माना। कितने क्षेत्रफल पर, S क्षेत्रफल पर। क्या होता है, सिग्मा होता है, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो यहां से हमने किसका मान निकाल लिया, Q का। तो Q अंतः का मान आ जाएगा। तो देखो ये नोट कर लिया था आप लोगों ने, या फिर यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा था मैं। तो 2ES बराबर Q अंतः का मान मैं लिख दूंगा सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, S से S कट जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना था टॉपिक में, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। S से तो S कट जाएगा, क्या बचेगा, यहां बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में। अब देखो ये हमारा आ गया फाइनल फॉर्मूला। तो जब भी आपको किसी द्विविमीय पृष्ठ के लिए पूछे गाउस के नियम से, तो ये फॉर्मूला आएगा आपका। ठीक है, जब हमने रिंग के लिए निकाला था, तो हमने क्या फॉर्मूला, क्या मान निकाला था रिंग के लिए, सॉरी रिंग के लिए नहीं, आपके आवेशित तार के लिए या फिर अनंत रेखीय आवेश के लिए। तब हमने क्या निकाला था, तब हमने निकाला था लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला था, द्विविमीय पृष्ठ के लिए ये फॉर्मूला है। तो न्यूमेरिकल जब भी आप करेंगे, अगर पृष्ठ आता है तो इस तरह से लेंगे, और पृष्ठ में भी कौन सा, अचालक परत वाला। कौन सा, अचालक परत वाला। चालक परत वाले के लिए अलग से देखेंगे हम। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये आपको रटना है फॉर्मूले को, तो डेरिवेशन तो समझनी थी और फॉर्मूले को रटना है। इसमें एक चीज आपने देखी होगी, जब हमने आवेशित तार के लिए निकाला था तो दूरी भी आई थी R, बट यहां R आया ही नहीं। तो यहां R क्यों नहीं आया, यहां फॉर्मूले में कहीं R नहीं आया। विद्युत क्षेत्र निकाला जब हमने, ये R गायब हो गया, जबकि वहां तो R आया था। यहां R क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, अपरिमित का मतलब क्या है कि R जो है वो इसकी विमाओं के संदर्भ में बहुत छोटा है। अगर आप R लोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए R यहां से गायब है, क्योंकि R जो था वो कैसा है, नगण्य है, उसके मान का कोई मतलब नहीं है। आ गई बात समझ में। इसलिए इस डेरिवेशन में R का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, R का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। बात आ गई समझ में आपको। कहीं पे भी इस फॉर्मूले में R नहीं आया लास्ट में। शुरू में तो R का इस्तेमाल किया था हमने, लेकिन लास्ट में R नहीं आया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। और अगर बच्चों आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे बुक में दिया हुआ है, तो देखो वेक्टर क्या दर्शाता है, दिशा दर्शाता है। तो मैं फिलहाल लिख देता हूं। हालांकि दिशा किस पे निर्भर करेगी, यहाँ आवेश क्या ले रहे हो आप। अगर विद्युत क्षेत्र आप निकाल रहे हो तो दिशा इस पर निर्भर करेगी कि यहाँ आवेश क्या लिया है। प्लस का आवेश लिया है तो बाहर की ओर, और अगर माइनस आवेश लिया है, यहाँ पे ऋण आवेश लिया है, तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दर्शाना है तो एक R वेक्टर और दिखा सकते हो आप यहाँ पे, या N वेक्टर दिखा दो, क्योंकि R तो है नहीं, तो दिशा के लिए N कैप दर्शा दो आप।
ठीक है। बाकी एन कैप है क्या, किसकी दिशा को दर्शा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। तो आप बता सकते हो वैसे कि पृष्ठ की ओर आएगा या पृष्ठ से दूर जाएगा। आ गई बात समझ में। लेकिन एक चीज है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ को काटता हुआ जाएगा। लंबवत है, काटते हुए जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वह पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। या फिर आप कह सकते हैं उससे दूर जा रहा है, अगर प्लस आगे लोगे तो, माइनस लोगे तो उसकी और आएगा। और उसी को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एन कैप, जो कि दिशा दर्शाने का काम करता है, एन कैप वाला वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया है। आगे बच्चों बात समझ में आप सभी के। अब देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं आया है, तो अगर मैं यहाँ पे ई और आर के मध्य ग्राफ बनाऊं, अभी ई और आर के मध्य अगर ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आएगा। क्योंकि आर से फर्क पड़ ही नहीं रहा है, जब आर से फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो आर आप कितना ही बढ़ाओ, ई का मान ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ई का मान अगर मान लो यहाँ पे 0 1 2 है और आर का मान 1 2 3 4 इस प्रकार है, ये आर का मान है। तो आर का मान बढ़ाने पर ई का मान 2 ही है। 3 पे ले लो तो भी 2 है, 4 पे ले लो तो भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे आर आ ही नहीं रहा है। तो आर से ई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब दूरी का कोई फर्क ई पे नहीं पड़ रहा है। बात आ गई आप सभी के समझ में, ठीक है। अगर ई और सिग्मा की बात करूं मैं, ई और सिग्मा के मध्य अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ई और सिग्मा के मध्य अगर ग्राफ बनाऊं, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य बनाऊं, तो देखो ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि ई जैसे जैसे बढ़ेगा सिग्मा भी वैसे वैसे बढ़ेगा, या सिग्मा जैसे जैसे बढ़ेगा, या सिग्मा जितना ज्यादा होगा ई भी उतना ज्यादा होगा। वही सिग्मा का मतलब क्या है, घनत्व जितना ज्यादा होगा। घनत्व मतलब आवेश जितने पास पास होंगे विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा होगा, आवेश जितने दूर दूर होंगे विद्युत क्षेत्र उतना कम होगा। तो ये जो है ई और सिग्मा के मध्य जो है आपका ग्राफ है। आगे बात समझ में। आज हम जो है बच्चों इतना ही देखेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया है। जो इसका अगला वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन क्योंकि अगला वाला जो टॉपिक है वैसे मैं बता दूं बहुत छोटा सा है, इसको अगर आपने ध्यान से देखा है तो वो सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा वैसे, ठीक है। बट उसमें भी चित्र वगैरह बनेगा तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम जो है समरूप आवेशित गोलीय कोश के बारे में बात करेंगे। उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, गोलीय कोश के कारण, उसमें हम दोनों प्रकार के देखेंगे, ठीक है। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। उसके बाद जो है चालक गोले के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे हम, चालक जो गोलीय कोश होगा उसके कारण, ठीक है। तो ये जो है हम अगले वाले टॉपिक में देखेंगे, अगले वाले जो लेक्चर है उसमें हम इस टॉपिक को देखेंगे। तब तक आप लोग ये जितना हो गया है इसको रिवाइज करिए, और बाकी जो है फिर अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।